उम्मीद करती हूँ नावल नेम है राजधानी मोहब्बत, एपिसोड नंबर 11। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे नज़दीक एक जानवर और बाबूजी साहब के खिलाफ कोई केस नहीं कर रही, सब बराबर हो गया इसे। अभी समीर बोल ही रहा था तो तुम्हारे नज़दीक एक जानवर और मेरी बीवी बराबर हैं। अचानक से पीछे से आने वाली बरहम आवाज़ पर वो तीनों ही चौंक कर पीछे मुड़े। जोया बिन देखे भी अच्छे से पहचानती थी इस आवाज़ को। पीछे मुड़कर तो सिर्फ इसने तस्दीक की थी। जोया काफ़ी हैरान हुई थी अरेज को वहाँ पाकर। वो हॉस्पिटल में कैसे? अरेज को देखते ही इस समय तो खून खुशक हुआ। मिस्टर अरेज लबों को काटते इसने आस्ती से वेलकम किया, जिससे अरेज की गहरी निगाह सिर्फ जोया की पट्टी माँ बंजे हाथ पर जमी थी। इसकी गहरी आंखों में सुरख दौड़े उभरी आई, गोया जैसे खून उतर आया हो। अगले ही पल इसने कांटेदार निगाह औरत पर डाली। मेरे क्लाइंट के पास वो मौजूद है कि पहले इन्होंने उसे धक्का दिया और फिर उनके फालतू पैड पर भी हमला किया। समीर ने फौरन ही अपने क्लाइंट की जानिब से अपनी बात रखने लगा। अरेज और जोया के मामलात इतने खराब थे कि खबरों के मुताबिक इनके दरमियान बस तलाक ही होना रह गई थी, बाकी तो इनका रिश्ता खत्म हो चुका था। यही वजह थी कोई भी जोया को खास अहमियत नहीं देता था। समीर जोया को देखते ही पहचान गया था कि वो मिस अरेज मलिक है, लेकिन इसके बावजूद ने अहमियत नहीं दी। मगर अब अरेज की निगाहें और साथी आंखों को देखकर लग रहा था कि इसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ऐसा ही है, इसने समीर की बात को कोई अहमियत नहीं दी। डायरेक्ट जोया की जानिब मुतवज्जो होकर पूछा, नहीं अरेज ये झूठ बोल रहा है, इनके हस्बैंड की चाबी गिर गई थी, मैंने बस वही उठा के इन्हें दी और वो चले गए। हमारी कोई बात भी नहीं हुई, फिर भी ये पागल औरत मुझ पे शक कर रही है और इसने अपना कुत्ता अब्दुल जान के मुझ पर छोड़ा, जिसने मेरे हाथ पे काट लिया। ये देखो, वो अपनी पट्टी बांधे हाथ इसके आगे करने लगी। मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस इसे खुद से दूर फेंका था। जोया की बात उन्हें हद का हमल से सुन रहा था। बीच में हीरा ने कूदने की कोशिश भी की, लेकिन रैस के पीछे खड़े वसी ने इसे फौरन ही हाथ दिखा कर रोक दिया। वसी ने हमेशा महसूस किया था कि जोया की बात को रेस कभी नहीं काटता, और जब वो नहीं काटता तो फिर यकीनन वो किसी और को भी जोया की बात को काटने की इजाजत नहीं देगा। सुन लिया तुमने, मेरी बीवी ने सेल्फ डिफेंस में मारा इस जानवर को। अरेज जोया की पूरी बात सुनने के बाद एक हाथ पकड़ के जेब में डालते हुए समीर की जानिब मुतवज्जो होकर एक एक लफ्ज जिताकर अदा करने लगे। इसकी डार्क आंखों से जैसे आग के शोले निकल रहे थे। समीर ने फौरन ही अगले पल धूप निकला, ये झूठ बोल रही है, मेरे सारे मुलाजिम गवाह हैं, इसने मुझे मारा, फिर मेरे शोहरों को मारा। हीरा चिक्की है। हीरा चुप हो जाओ तुम। समीर फौरन ही घबरा कर हीरा को चुप करवाने लगा, मगर वो औरत किसी तरह चुप होने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने झूठ पर डटी हुई थी। मैं चुप नहीं होने वाली, और मैं अभी के अभी जाके डैड से बात करती हूँ तुम्हारा मुतलक भी कि तुम कैसे मुझे चुप करवा रहे हो। और इस लड़की को तो देखना मैं क्या आशा करती है। इसने कहा हीरा की बेवकूफ़ाना जरूरत पर मातम किया करने का दिल किया। हीरा खुले आम जोया को धमकियां देकर वहां से पाँव पटकती वहीं आगे बढ़ गई थी, वो भी पूरी अकड़वाने के साथ। सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं खुद इन्हें लेकर आऊंगा। मिस जोया से माफी के लिए। मैं यह हड़बड़ाहट के साथ कहता हुआ फौरन ही बाहर की जानब दौड़ा था हीरा को पकड़ने के लिए। इनके वहां से जाते ही पूरे कमरे में खामोशी तारी हो गई थी। तुम यहाँ कैसे? जोया अपने जहन में चलने वाले सवाल को मजीद न रोक सकी और फौरन ही पूछ बैठी, हम मीटिंग करने जा रहे थे जब हमारे एक जानने वाले ने एम्बुलेंस में आपको बैठते हुए देखा। इसने हमें मामले की खबर की और हमें यहाँ पहुँच के फंसी तेजी से इसकी बात का जवाब दिया, और अगले ही लम्हे से किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई, जिस पर इसने ज़ुबान तान तो तली खिंच ली। वो काम करो जो करने का है। रेस के और तपिश निगाहों के साथ गिरा कर कहते इस बात में था। हालांकि बाइक की जानिब दौड़ा। जोया को खासा हैरानगी हुई थी कि वो इसकी खातिर अपनी मीटिंग छोड़ आया था, जबकि अब तो इनके दरमियान तमाम मामलात खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि एग्रीमेंट भी। इस खूबसूरत लड़की के ज़हन में इन दिनों सवाल चल रहे थे, मगर अरेज की आंखें इस कदर आग बबूला थी कि वो पूछने की हिम्मत ना कर सका। जोया महसूस कर रही थी अरेज की निगाह सिर्फ इसकी पट्टी बंधे हाथ पर जमी थी, और वो जितना वो इसे देख रहा था उतना इसकी आंखों में सुर्खी उमड़ रही थी। मगर इतना कहकर वो मुड़ गया। जी हाँ। जोया एक मुश्किल से इसके पीछे चलने लगी। जोया को लगा था वो घर के दरवाजे पर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो जिया मर्द के साथ ही घर में दाखिल हुआ। वो लड़की महसूस कर रही थी कि मुकब्बिल
पर भी गुस्सा नहीं, अब गुस्सा है। वो क्यों, इसने क्या किया था? वो दोनों काफ़ी देर बाद साथ साथ सो रहे थे, मगर आज उसकी बाहें नहीं थी, वो जो उसके गिरद जिसे वो न चाहते हुए भी मिस कर रही थी। अरेज़ ने अपनी पिष्ट रखी थी इसकी तरफ। इसका गुमान था कि वो बहुत थकी हुई है सुबह से, और फिर जब वो लड़ाई वगैरह हुई है, इसके बाद इसे बस बेड पर लेटते ही नींद आ जाएगी। मगर ऐसा ना हुआ, वो पूरी रात अरेज़ की पिष्ट तकती रही। कितनी कोशिश की इसने सोने की, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। एक खालीपन में सह रहा था, वो करीब होकर भी बहुत दूर लग रही थी, और दिल था कि चाह कर रहा था कि इसके करीब जाने की। वो कभी-कभार खुद को खुद ही समझ नहीं पाती थी। दिमाग है कि रेस से भागता है, और दिल है कि इसके करीब रहने की आरज़ू में मरे जा रहा था। वो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी का मालिक था। इस बात का एहसास जोया को आज बड़ी शिद्दत से हो रहा था। अपनी फीलिंग्स के आगे हथियार डालते हुए उसकी कमर से आ लगी। वो ऐसे ज़ाहिर किया जैसे सोचते हुए करीब आ गई है। इसने पीछे से रेस के वजूद को अपनी बाहों के साय में बांध लिया है। बस इसका पीछे से आ लगना था कि उनका बल की कच्ची ने सिर्फ ज़ोया की नज़दीकी को महसूस किया। इसका पट्टी बंधा हाथ अरेज़ अपने ही पेट के मकाम पर पाया, और जब इसके हाथ को देखा रहा था, तब इसका गुस्सा सोनेज़ पर पहुँच रहा था। इसने कोई हरकत ना की जिसके सबब ज़ोया को महसूस ही ना हुआ कि वो जाग रहा है। वो दोनों जाग रहे थे, मगर दोनों ही ये दिखाना चाहते थे कि सो रहे हैं, ताकि नज़दीक बरकरार रह सके। वो सो रही थी जब कमरे में दरवाज़ा नोका। आँखें खोली तो प्रेत बराबर में मौजूद नहीं था। जी, शेरनी खातून इसके जज और अंदर आकर शेरी खानदान के लोग आए हैं आपसे मिलने। ज़ोया हैरान हुई। सुबह ही सुबह वो लोग इसके घर में क्यों आदम के थे? कल क्या ड्रामा कम किया था इस औरत ने, जो अब इसके घर में भी करने आ गई थी? अरेज कहाँ है? वो तो स्टडी में है। मैं इन्हें बता दिया है, मेहमानों को वो आ रही है नीचे, इन्होंने ही कहा किया है। ओके, मैं आती हूँ। और ज़ोया अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाते हुए फौरन कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदल कर वो नीचे आए तो बहुत सारे लोग इसे लॉन्च में सोफे पर बैठे हुए नजर आए, जिनमें हीरा और समी और वो नौजवान शामिल थे जिसे कल इसने चाबी उठाकर दी। साथ ही एक नया लड़का और था। इसे देखते ही सब खड़े हो गए थे। इन्हें खड़ा होता देखकर ज़ोया को खासा हैरानगी हुई। लोग कब से इसकी इतनी तारीफ करने लगे। आप लोग यहाँ माफ़ी मांगने ही आए हैं? समी फौरन ही बोल उठा था। ज़ोया देख सकती थी इन सबके चेहरों के रंग उड़े हुए थे, जैसे रात में सोई तक ना हो। माफ़ी नहीं, किसास चाहिए मुझे। पीछे से आने वाली आवाज़ पर सबने सीढ़ियों के जाने में लंबे-लंबे बालों वाले हसीन नौजवान एक-एक उतरता हुआ पूरे रोबदार दबदबे के साथ चलता इनकी जानिब आ रहा था। मिस्टर एरियस, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। रीवा इसे देखते ही फौरन बोल उठी। अभी वो बोल ही रही थी कि मुकब्बल तेजी से बीच में टोकते हुए गोया हुआ, मेरी बीवी से मांगो। हीरा ने दांत पिसते हुए, वो बहुत गुरूर वाली औरत थी, मगर फिर भी अपनी अना को झुकाकर वो ज़ोया की जानिब मुतवज्जो हुई। मुझे माफ़ कर दें मिस ज़ोया, हम पर्सनली तौर पर खुद चल कर आए हैं आपके घर। प्लीज़ हीरा को माफ़ कर दें। वो हीरा का शोहर था, अल्ताफ चाबी वाला, जिसने फ़ौरन ही ज़ोया से माजरत। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था माफ़ी मांगने के आने के अलावा? रेज़ का लहज़ा बर्फ की मानद सर था, जिसमें बला की चीज़ें झलक रही थी। ना सख्त इन सबने ही गर्जरी ली। वो जानते थे कि वो किसके सामने बैठे हुए हैं। इस वक्त रेज़ ज़ोया बैठे तो वो सब भी बैठ गए, मगर इनके चेहरे यूं सफ़ेद पड़े थे जैसे इनके जिस्मों से रूह निकाल दी गई हो। मिस्टर रेज़, हमारा तो कारोबारी तौर पर दोस्ताना रहा है। पुराना वो नया लड़का जिसका नाम फैज़ था, वो फौरन ही लचकदार लहजे में बोला। तो मुकब्बल ने यूं सर्द लहजे में पूछा कि फैज़ के पसीने छूटे। आप क्या चाहते हैं? आप बता दें, हम इस तरह कर लेंगे। फैज़ को महसूस हो गया पुरानी जान पहचान निकालना बेकार है। रेज़ इस वक्त किसी रहम के मूड में नहीं। वो जानवर इसे तो मेरे बंदे उठा ही चुके हैं, मगर हम चाहते हैं कि एमी सिर्फ खुद इसे अपने हाथों से सजा दे। अपने पले हुए जान को जिसे बिल्कुल औलाद की तरह पालते, अपने ही हाथों से कत्ल करना यकीन दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। मेरा फौरन ही एतजाजन चीख उठी, ऐसा ना करें, वो फैमिली है हमारी। बोलो ना अल्ताफ, सुनो, फैमिली है हमारी। अल्ताफ बिल्कुल खामोश था। सारी गलती इसकी थी। वो जानता था इसकी बीवी कितनी पॉजिटिव लेकर, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ोया की जानब अट्रैक्ट हो गया था। ज़ोया तो चाबी देकर चल दी थी मुड़कर, मगर रास्ता कदम आगे की जानब लेते हुए इसका खिड़कियों से मुसलसल ज़ोया की जानब देख रहा था, और ये मंजर ऊपर खिड़की पर खड़ी हिरन ने कर लिया था। यही वजह थी कि इसने अपने जला व जलन में आकर अपने फालतू बेड ज़ोया को जख्मी करने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। अल्ताफ के कहते ही हीरा ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी सबने सुख का सांस लिया था। लेकिन सारी गलती अकेले इस जानवर की नहीं,
اس کے کہتے ہی سب کے ڈھیلے پڑے اسباب واپس پریشر ہوئے تھے۔ زویا بھی تجسس سے دیکھنے لگی تھی کہ اب وہ کیا بولنا ہے والا ہے، مطلب سر فیاض ڈرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ موت کے بادل ان سب کو اپنے سروں پر منڈلاتے الگ ہی نظر آ رہے تھے، مطلب وہ جانور ہے، غلطی تو اس کے مالک کی ہے جس نے اسے صحیح طرح ٹریننگ نہیں دی۔ بس ریس کے منہ سے ان کا جملہ نکلنا تھا کہ وہ ہوا کا عالم چھا گئے، ایک ایسے جانور کو مارنا جو بلا وجہ چلتے ہوئے داغنوں پر حملہ کرتا ہے، انہیں زخمی کرتا ہے۔ زویا کے نزدیک بھی ٹھیک تھا، مگر آگے جو اس کیا مرد نے جملہ ادا کیا وہ زویا کو بھی تبکر کر دیا۔ میں چاہتا ہوں مالک کو بھی سزا ملے، اس کا بھی سیدھا ہاتھ کاٹا جائے۔ زویا کو ایک دو لمحے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ کیسے کٹوا سکتا ہے وہ؟ مانا اس کے کتے نے کاٹا تھا اس کے ہاتھ پر، لیکن بدلے میں قصاص کے نام پر ہاتھ ہی کٹوا دینا۔ ہیرا زور زور سے رونے لگی تھی۔ زویا نے کل جس مغرور لڑکی کو دیکھا تھا وہ تو آج کہیں تھی ہی نہیں۔ مسٹر اریز پلیز تھوڑا رحم کریں، میری بیوی پوری زندگی آپ ایک ہاتھ سے کیسے گزارے گی؟ پلیز رحم کریں۔ اتاف گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فوراً ہی منتیں کرنے پر اتر آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یقین کرو میں رحم ہی کھا رہا ہوں، ورنہ جو تمہاری بیوی نے کیا، میرے شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے پورے خاندان کے ہاتھ کٹوا دوں۔ وہ وجے مرد ایک ایک پر جماؤ دیتا آسکی مگر گرہٹ بھری آواز کے ساتھ گویا ہوا۔ زویا اس لمحے سانس نہ لے سکی۔ پہلی بار جسے اریز سے شدت سے خوف آیا ہے۔ زویا فوراً ہی احتجاجی طور پر صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کی سانسیں پھولی پھولی ہو رہی تھی۔ دیکھ لیا تھا اریز نے؟ اگلے ہی پل اریز نے فوراً ہی فیض کو گرا کر دیکھا، جو اشارہ تھا کہ اسی وقت نکل جاؤ گھر سے، اس سے پہلے کہ سزا مزید سخت ہو۔ فیض روتی ہوئی الطاف اور سمیع کو لے کر فوراً ہی وہاں سے چل دیا، یہ کہتے ہوا کہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ یہ سب کیا تھا؟ دنیا تو کہتی ہے اریز اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، ان کی طلاق ہو رہی ہے، پھر وہ اس طرح خاطر میرے ہاتھ کیوں کٹوا رہا ہے؟ ہیرا پورچ میں پہنچتے ہی داڑھا مار کر روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی فیض جواب دیتا اس سے پہلے ہی اس کا سیل رنگ ہوا۔ دوسری جانب شیخ عبدالقیوم صاحب تھے، ہیڈ آف دا فیملی۔ کیا بنا فیض؟ وہ بہت پریشان سنائی دے رہا تھا۔ ہیرا کا ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دیا ہے قصاص کے طور پر، فیض کے بتاتے ہی دوسری جانب سے شکر کی صدا بلند ہوئی۔ شکر ہے، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ شکر یہ فیض، مجھے پتا تھا تم معاملہ ہینڈل کر لو گے۔ کال سیل پر تھی، سب سن رہے تھے۔ عبدالقیوم صاحب ابھی بول ہی رہے تھے کہ ہیرا جذبہ ہو کر چیخی، وہ میرا ہاتھ کاٹ رہا ہے ڈیڈ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے خدا کا؟ ہاں، کیونکہ تم نہیں جانتی بے وقوف لڑکی، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کو جان کے لالے پڑوا دیے تھے۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ مسٹر ہیز کتنے غصہ ہے، شکر ہے کہ شکر کرو کہ وہ صرف تمہارا ایک ہاتھ پر مان گئے۔ عبدالقیوم صاحب دوسری جانب سے برہم کر چنکے تھے، الطاف سنبھل لو اپنی بیوی کو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہم سب الٹے لٹکتے ہیں۔ اگر عبدالقیوم جیسا پاورفل پروقار بزنس مین کسی شخص سے اس قدر خوفزدہ تھا تو یقیناً وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا۔ مانا ہیرا ابھی کچھ دن پہلے باہر ملک سے لوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اریز اور زویا کی کہانی بہت پرانی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، اور اریز طلاق دینے والے امیر نہیں تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ ہیرا سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر زویا نے تو دھوکے سے شادی کی تھی مسٹر اریز سے، وہ تو محبت بھی نہیں کرتی اس سے، پھر وہ صرف ایک جانور کو کاٹنے پر میرے ہاتھ کٹوا رہے ہیں۔ جب اپنی جان پر آئی تو ہیرا کے لیے بھی وہ شونواب جانور قرار پایا۔ اب جانور قرار پایا، وہ روتے ہوئے ایسے بولنے لگی، ہیرا جن باتوں کا تمہیں علم نہ بولو، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ویسے آئندہ جتنا ممکن ہو سکے دور رہنا۔ فیض کی آنکھوں میں یہ جملہ ادا کرتے وقت بلا کر خوف طاری تھا۔ ہیرا نے محسوس کیا کہانی اتنی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں بہت سے پردے ہیں، بہت سے راز ہیں، اور دوسری جانب ان لوگوں کے جانے کے بعد زویا بت بنے کھڑی تھی۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، میرے پہلے نوجوان کی آنکھیں دیکھتے چھلے بنی ہوئی تھی، ان میں اب بہادری جیسی خوشنود و سکون دکھائی دے رہا تھا، تو پل پل رنگ بدلتا تھا۔ زویا چلو ناشتہ کرتے ہیں، وہ بت کی طرح کھڑی اس سے ہی دھک رہی تھی۔ مقبل نے اس بار آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ مقبل نے اپنی لمبی آنکھیں انگلیوں میں الجھائی۔ میں صرف ڈرا رہا تھا انہیں، تو ایسے خوف کھا رہی ہو جیسے میں کوئی جلا دوں اور واقعی اس کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ ہوا کیا ہو؟ تو زویا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ہلکی سی طمنانی آئی۔ اور صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا نا نے، جیسے پھر تو ایک چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، ہاں۔ وہ ایک ایک نفس پر جمع دیکھ کر گویا ہوا، ساتھ ہی دونوں کے ملے جلے ہاتھ کی جانب نظر کی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی برف ہو رہا تھا، جو اس کے خوف کا پتہ دیتا معلوم ہوا۔ کیا لکھتی رہی ہو اس میں؟ مجھے بھی تو پڑھا دو نور۔ ابھی ڈائری لکھنا سٹارٹ بھی ہوئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے گارجین
आया और इसकी बाहर उम्मीद को छीन कर पढ़ने लगा। गाजियान डायरी वापस दो। नूर फौरन ही खड़ी होकर तन्बे की नीयत से चिमटी, मगर गाजियान ज्यादा ढीला था। वो डायरी लेकर फौरन ही बाहर की जानब दौड़ा। वो कमरे से निकलकर पतली सी गली से होता गार्डन में भाग रहा था तो सब्जी इसके पीछे भाग रही थी। गाजियान डायरी का मजाक नहीं, डायरी वापस करो। वो छीनने की नीयत से उसके पीछे पीछे भाग रही थी। गार्डन का पूरा चक्कर लगाने के बाद वो दोबारा पतली गली से होता हुआ अब किचन की जानब से बड़े से डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। नूर भागते भागते थक चुकी थी। इसके पीछे वो जवान था और ज्यादा फुर्तीला भी। डाइनिंग हॉल से उतरने के लिए 2 सीढ़ियां थी। इससे के बाद लॉन्च लगता था। गाजियान तो वो 2 सीढ़ियां एक ही बार में छलांग मारकर उतर गया था। लेकिन जब नूर ने एक साथ वो 2 सीढ़ियां अबूर करना चाहिए तो इसका पाँव स्लिप हो गया। वो पीछे गिरती इससे कबल ही किसी ने कमरे के गिर्द हाथ हामिल कर इससे गिरता वजूद थामा। अगले ही पल नूर की बुरी आंखें शौक से बड़ी हुई थी और वो अकेली नहीं थी जिसकी शौक लगा। सामने वाले भी इतने शौक के आलम में इसे अपनी बाहों में थामे खड़े खड़े थे। क्या आंखों में बुरी आंखों में महवर थी। वक्त थमा था या शायद इसे लगा था हर चीज ठहर गई। यहाँ तक कि घड़ी की टिक टिक भी। नूर अलियान दोनों ही एक वक्त हैरानगी व यकीन के आलम में बोले। वो दोनों एक दूसरे को देखे खासा शौक के आलम में। इतने वक्त बाद इसे नाजुक पासीन सरापे को देखा था। लगा जैसे जिस्म से रूह जुदा हुई हो। सिर्फ चंद माह ही तो गुजरे थे, मगर इसे लगा वो सदियों जी आया है। वो इस कदर बेयकीनी के आलम में था कि न तो इर्द गिर्द की खबर थी और न ही परवाह। नूर कब वो वहाँ थी, इसने भी कब इर्द गिर्द की परवाह बाकी रखी थी। हटो मेरी बहन के पास से तुम। वो गाजियान था जिसने इन दोनों को ही की कैफियत से निकाला और एक दूसरे से अलग किया।